क्या साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे डिस्कशन करना जा रहा हूं। और आप खुद जानते हैं कि किस तरह से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, दुखी हैं कुछ ऐसे मामलों से जिन मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आईपीसी 304 बी, दहेज हत्या, डॉरी डेथ। अब आईपीसी 304 बी क्या कहती, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आईपीसी 304 बी जो है वो दहेज हत्या की बात करती है। सेक्शन आईपीसी 304 बी ऑफ द आईपीसी रिकॉग्नाइजेस द ग्रेविटी ऑफ डॉरी डेथ्स and imposes severe penalties on those found guilty. The accused faces a minimum of 7 years in jail and a maximum of life in prison if convicted. देखिए, जो लोग दहेज हत्या में शामिल हैं या मां बहनों के साथ में दुराचार करते हैं, उन लोगों का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को जो सही में दहेज हत्या करते हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब उनका क्या? जो लोग बेवजह बिना किसी कारण से आईपीसी 304 बी जैसी गंभीर धाराओं में फंसा दी जाते हैं, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, उनकी परेशानियां आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। आज वो है, कल मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लोग चिंतित हैं। और बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि दहेज हत्या, दहेज डिमांड, इसके बीच में बहुत नजदीकियां होनी चाहिए। और कई ऐसे सैकड़ों केसेस मैं कर रहा हूं साथियों, जिन पे आईपीसी 304 भी लगी है और पूरे के पूरे परिवार को उसमें फंसा दिया गया है। मां, बाप, बहन, मामा, चाचा, छोटा भाई, जितने भी लोग, उनको फंसाया गया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, अभी ये एक केस आया है, मैं आपको स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा इसके अंदर, और क्योंकि आप समझ सकते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। और ये केस जो मेरे पास आया है, ये आईपीसी 304 बी का है, जिसमें पूरे के पूरे परिवार को फंसा दिया गया है। अपाहिज मां, 70 साल का बाप, बहन जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहती है, भाई जो इंडिया में रहता ही नहीं है। और उसके बाद फिर शुरू होती है दलाली, कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट। जी हाँ साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो अपने तजुर्बे शेयर करता हूं, और लोग जो मुझसे सवालात करते हैं, मैं उसका आपके साथ एक सरल और सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जिसको मैं एक सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते।
मैं चाहता हूं कि शायद मेरे इस जीवन काल में या जो भी ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, हो सकता है कि मैं उसमें आपके जीवन में कुछ खुशियां डाल दूं। मैं कोई धाराओं की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, क्योंकि धाराएं आपके सर के ऊपर चली जाएंगी, आपको नहीं पता क्या होती है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं, और वो रिक्वेस्ट मैं इसलिए करता हूं, देखिए मुझे इस चैनल से कोई पैसे नहीं कमाने हैं। ये चैनल सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस को लेके है कि हम कैसे लोगों की कानूनी मदद करें। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और बेल बटन जरूर आप दबा के रखें, क्योंकि जितनी भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब, सेक्शन आईपीसी 304B दहेज हत्या होती क्या चीज है, ये क्या बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इससे कैसे बचा जाए, या अगर सजा हो गई साथ हम कि हमें इस झूठे मामले में अगर सजा हो गई है तो उस सजा से कैसे हमें बचा जाए, या एफआईआर को कैसे क्वैश किया जाए, या जो लोगों के नाम उनको नामों को कैसे निकाला जाए, ये क्या गंभीर धारा है, क्या हम इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई सेटलमेंट कर सकते हैं। सैकड़ों सवाल साथियों। और क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सिंपल भाषा में इसको पूरे केस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आईपीसी 304B और 498A, जब भी आप देखिए कोई एफआईआर बनती है उसमें 498A का भी जिक्र होता है, और उसके बाद आईपीसी 304B का भी जिक्र होता है। और पीड़ा तो साथियों तब होती है कि जब, अभी देखिए मैं जैसे यही केस में बता रहा हूं, वो लड़की 1 साल से परिवार के बीच में रहती ही नहीं है, उसकी कोई भी ऐसी कॉल रिकॉर्ड हस्बैंड के साथ या हस्बैंड के परिवार के साथ नहीं है। और वो जो उसके ससुराल वाले वो बताते हैं कि ये लड़की जो है ये 24 आवर्स मोबाइल पे किसी से बात करती है, और ये लड़की जाके अपने मायके में सुसाइड करती है, और उसके कुछ चंद दिनों बाद या चंद महीने बाद या 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है आईपीसी 304B दहेज हत्या। आप समझिए कितना गंभीर मामला है। और उसके बाद दलालों की लाइन लग जाती है, कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट। बट मैं आपको बता दूं साथियों, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, नॉन कंपाउंडेबल इसमें। और मेरा ये सीधी सीधी बात है कि अपराध के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, या तो जिसने अपराध करा है या जिसके ऊपर वो अपराध हुआ है। और आपको अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है, अपना बचाव करना है, तो एक अच्छे अधिवक्ता के साथ बैठ के अपनी बात को चर्चा करें। और जैसे मैंने कहा कि अभी पीछे एक केस आया जिसमें उसकी मदर को और लड़के को 10-10 साल की सजा हो गई, और वो चीख चीख के इस बात को कह रहे हैं, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, चीख चीख के इस बात को कह रहे हैं कि जनाब ये लड़की जो है बीमार थी, हमने इसका हॉस्पिटल में इलाज भी कराया, इसके माँ बाप को पता भी था, इसकी डेथ हो गई, तो बताइए हमें कैसे इन्वॉल्व, हमारी कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गई। ये केस मेरे पास आया है साथियों, और मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साथियों, इन सबको हम बचा के लाएंगे। इनके अपील करने जा रहे हैं इस सजा के खिलाफ। और ये जो केस इसमें मैरिड ही मैरिड है, और जब सजा हो जाती है तो मेरा ये अपना तजुर्बा है कि कहीं ना कहीं आप अदालत को समझाने में नाकामयाब रहे। आपको जो अधिवक्ता है, आपने उनको क्या बताया, उन्होंने आगे क्या पास ऑन करा, उसमें आप नाकामयाब रहे। आपका क्रॉस कैसे रहा, आपके एविडेंस कैसे रहे, क्या आपके अधिवक्ता ने चार्जशीट पे स्टडी करी, बहुत सारे सवाल आते साथियों। और मैंने जैसे कहा कि
तो अब ये मेरा मानना है कि बहुत सारे जो इस टाइप के गंभीर मामले ये अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं, तो हमें अधिवक्ताओं को चयन करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नॉलेज कितनी है। क्या वो अधिवक्ता आपकी बात समझने को तैयार है, वो एडवोकेट आपकी बात को समझ रहा है? और इसमें बस डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप झूठे फंसा दिए गए हैं तो अपने एविडेंस पे काम करें, अपने विटनेसेस पे काम करें। क्रॉस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके आर्गुमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एविडेंस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके विटनेसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका जो एडवोकेट वो मजबूत होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, जो आपकी बात को ढंग से जजेस के सामने रख पाए। और यही सारा इसमें गेम है। और मेरा यह भी मानना है कि जब आपने कोई गुनाह करा ही नहीं तो सजा किस बात की। तो साथियों, मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर गलती से आप किसी ऐसे छोटे मामले फंस गए हो, चाहे वो आईपीसी 304 दहेज हत्या के मामले हो, दहेज पे उत्पीड़न के मामले हो, या आत्महत्या से उकसाने वाले मामले हो, हमारी टीम जो है पूरे हिंदुस्तान में सभी अच्छे काबिल वकील, लर्निंग एडवोकेट की एक बहुत स्ट्रांग टीम है हमारे पास में, जो सारे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खुद मौजूद हैं, जो काम करते हैं। आप उनसे अपनी बात को चर्चा कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल, बेल, रेगुलर बेल, क्वेश्चन, ये बहुत ही अहम पड़ाव होते हैं जिस पे पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाया जाता है। और क्या, बस मैं आपसे चाहता हूं कि जब भी आपको कभी मेरे से बात करनी हो तो मेरा नंबर है 9873005424, 9873005424। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे बात करूं। क्योंकि कोर्ट में रहता हूं, बिजी रहता हूं, तो कई बार बात नहीं हो पाती, लेकिन मैं आपसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे बात करूं। मैं बने रहिए इस चैनल के साथ में, बस यही मैं चाहूंगा आपसे। और अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपराध मुक्त करें, उनकी कार्यशैली पर ध्यान रखें। एंड यू मस्ट नो द एक्टिविटी ऑफ योर चिल्ड्रन। Spare some time with your children. Give them a right directions. Make sure the timing of your children. Education. The teachings. These are very important aspect of your life and for the children as well. चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब। मुझे ये चैनल जो कोई पैसा वैसा नहीं कमाना है, बट क्योंकि ये लीगल अवेयरनेस को लेकर रहता है। और हाँ, मैं आपको पता है कि अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, गरीबी मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय गरीबी मुक्ति मोर्चा का भी अध्यक्ष हूँ। मेंबरशिप लीजिए, इस पे ज्वाइन कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। और अपने देश से भी प्यार कीजिए। और ये फालतू की चीज़ें हैं ना, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब, इसको भूल जाइए। ईश्वर एक ही है, आपको बनाने वाला भी वही है, आपको ले जाने वाला भी वही है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो प्लीज़ अपने पड़ोसियों से प्यार करें, मोहब्बत करें, बच्चों को शिक्षित करें। यही मेरी आपकी प्रार्थना है बस।